आप लोग। तो बच्चों आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट का नया लेक्चर। और इस लेक्चर में बच्चों आज हम बात करने वाले हैं मेनली दो कंपाउंड के बारे में, जिसमें से एक आप पढ़ चुके हैं, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं, और दूसरा आपको अब मैं आज की क्लास में बताने वाला हूं। तो ये दो कंपाउंड है जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे आज मेनली। और अगर समय बचा, टाइम बचा, तो हम एफ ब्लॉक को भी स्टार्ट कर देंगे। मतलब कि हमारा ये डी ब्लॉक ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। इन दोनों को करने के बाद हमारा डी ब्लॉक पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और फिर हम स्टार्ट करेंगे एफ ब्लॉक को। एफ ब्लॉक आपका एक लेक्चर का ही है मुश्किल से, और फिर साथ ही साथ हम करेंगे उसके बाद पी वाई क्यू। तो इन 1 से 2 लेक्चर में हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। चलिए, तो KMnO4 की, अच्छा हाँ, KMnO4 के निर्माण की मैंने आपको कुछ विधियां बताई थी, राइट। तो KMnO4 के निर्माण की जो विधियां थी उसमें अगर आपको याद हो तो एक विधि तो मैंने आपको बताई थी, MnO2 के साथ KOH की O2 की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं, तो इससे आपका बनता है MnO4 माइनस। मैंने आपको बताया था कि इसको हम पायरोलुसाइड बोलते हैं, सही। इसको हम पायरोलुसाइड बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं मैग्नेट आयन। क्या बोलते हैं इसको? मैग्नेट आयन। मैंने आपसे ये बात बोली थी कि जो मैग्नेट आयन बनता है, इस मैग्नेट आयन को आगे आप ले जाते हैं किसमें? अम्लीय माध्यम में। और अम्लीय माध्यम में इसको आप जैसे ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? परमैंगनेट बन जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे पायरोलुसाइड भी बनता है। ये आपको इतना मैं बता चुका हूं, ये एक मेथड मैं आपको बता चुका हूं, राइट। एक मेथड यहां पर और है, और वो है पेरोक्सी डाइसल्फेट से, H2OH से। दूसरा मेथड जो है वो Mn+2 की क्रिया पेरोक्सी डाइसल्फेट से करने पर होता है। पेरोक्सी डाइसल्फेट, Mn+2 की क्रिया पेरोक्सी डाइसल्फेट से करते हैं, तो ऐसा करने पर आपका परमैंगनेट बनता है बेटा। इसको मैं समझाऊंगा, एक बार मैं लिख लेता हूं, उसके बाद समझाऊंगा, ठीक है। तो ये बन गया परमैंगनेट। अभी परमैंगनेट में निर्माण हो कैसे रहा है, देखो। मैंगनीज जो है वो यहाँ पे +2 में है, और यहाँ पे मैंगनीज जो है वो +7 में है। वो +2 में है, ये +7 में है, ठीक है। इस तरह से पेरोक्सी डाइसल्फेट है। पेरोक्सी डाइसल्फेट बदल रहा है यहाँ पर किसमें? सल्फेट में। पेरोक्सी डाइसल्फेट, पेरोक्सी पेरोक्साइड बंध जहां पर भी होता है वहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, और यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है। पेरोक्सी डाइसल्फेट का तो क्या हो रहा है? अपचयन। पेरोक्सी डाइसल्फेट का क्या हो रहा है? अपचयन। और मैंगनीज Mn+2 का क्या हो रहा है बेटा? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। तो ध्यान रखना, Mn+2 जो है वो ऑक्सीकरण करके Mn+7 में जा रही है, और पेरोक्सी डाइसल्फेट में ऑक्सीजन -1 से रिडक्शन करके -2 में जा रही है। तो इस रेडॉक्स रिएक्शन से भी हम परमैंगनेट का निर्माण कर सकते हैं, तो ये हमें ध्यान होना चाहिए। दूसरा मेथड मैंने आपको ये बताया था। अच्छा, इसके अलावा KMnO4 को गर्म करने पर अगर गुण धर्म की बात करें तो आपको बताइए कि ये पिंक पर्पल कलर का होता है, और इसके अलावा इसका उपयोग आयतनात्मक विश्लेषण में होता है। इसके अलावा इसका उपयोग होता है ऑक्सीकारक के रूप में। KMnO4 का उपयोग किस में होता है? ऑक्सीकारक के रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में होता है। तो ये इसके गुणधर्म है।
इसके अलावा KMnO4 की बात करें तो इसको गर्म करने पर पोटेशियम पर मैग्नेट जो है पोटेशियम पर मैग्नेट गर्म करने पर पोटेशियम मैग्नेट में बदल जाता है बेटा। साथ ही साथ ये MnO2 पायरोलुसाइड देता है और ऑक्सीजन का निर्माण करता है। एक चीज यहां पर ध्यान रखना, लास्ट लेक्चर में मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। लास्ट लेक्चर, इससे पहले वाला लेक्चर हमने जो लिखा था उसमें मैंने आपको ये बताया था कि K2MnO4 इसको गर्म करने पर KMnO4 बनता है, राइट। इसको आप हटा देना MnO2, ये रिएक्शन हमने लिखी थी तो ये काट देना, ये इस तरह से कैंसिल कर देना। ये ना होकर के रिएक्शन बेसिकली ये है, ये वाली रिएक्शन ना होकर, लास्ट लेक्चर में हमने ये लिखा था तो ये इसको ध्यान रखना, ये ना होकर के रिएक्शन ये है। पोटेशियम पर मैग्नेट गर्म होगा तो पोटेशियम मैग्नेट और पायरोलुसाइड बनेगा। हमने क्या किया था, मैग्नेट को गर्म करके पोटेशियम पर मैग्नेट बनाया था, ऐसा ना होकर के इसको गर्म करोगे तो ये और वो बनेगा। इसको गर्म करोगे तो ये और पायरोलुसाइड बनेगा, साथ ही साथ ऑक्सीजन निकलेगी। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये +7 में है, ये +6 में है और ये +4 में, इसका होता है 0। तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से +6 और +4 में जा रहा है, तो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी, उसमें ये जा रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना। तो ये यहाँ पर पोटेशियम पर मैग्नेट को गर्म करने पर ये रिएक्शन होती है। अच्छा, यहाँ पर यहां पर संरचना भी पूछी जाती है भाई दो लोगों की। एक तो KMnO4 के अंदर पोटेशियम पर मैग्नेट के जो स्ट्रक्चर, जो कंपाउंड है, पर मैग्नेट की स्ट्रक्चर पूछी जाती है, और दूसरा यहां पर मैग्नेट की स्ट्रक्चर MnO4 इसकी स्ट्रक्चर पूछी जाती है, इन दोनों की स्ट्रक्चर पूछी जाती है। तो पर मैग्नेट की स्ट्रक्चर और मैग्नेट, पर मैग्नेट की स्ट्रक्चर और ये है मैग्नेट की स्ट्रक्चर, इन दोनों की स्ट्रक्चर पूछी जाती है एग्जाम में, हमको ध्यान रखना। देखो पर मैग्नेट की स्ट्रक्चर कैसे है कि देखो, मैग्नीज के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन कहां से आए, चलो मैग्नीज का विन्यास देखते। तो मैग्नीज का विन्यास है आर्गन 3d5 4s2। मैग्नीज का विन्यास होता है आर्गन 3d5 4s2, मतलब कि मैग्नीज 4s के 2 इलेक्ट्रॉन भी बंधन निर्माण में भाग ले सकता है, आपको बता रखा है, और 3d के 5 इलेक्ट्रॉन भी बंधन निर्माण में भाग लेता है। तो ध्यान रखना, जब भी धात्विक बंध या किसी प्रकार के बंधों का निर्माण करेगा तो ये 2 + 5, 2 और 5 7 इलेक्ट्रॉन का उपयोग करेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करेगा। कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन। तो देखो एक ऑक्सीजन यहां आ जाएगा, दूसरा ऑक्सीजन यहां आ जाएगा, तीसरा ऑक्सीजन यहां आ जाएगा, और एक और ऑक्सीजन है, चौथा ऑक्सीजन यहां आ जाएगा, और ऑक्सीजन पे क्या है, माइनस, तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा माइनस। बात समझ में आई। तो पर मैग्नेट जो है, इस पर मैग्नेट की संरचना होती है ये, जिसमें 3 ऑक्सीजन तो उदासीन है और एक ऑक्सीजन पे क्या है, -1 आवेश। तो -1 आवेश। कितने सिग्मा बंद है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, 4 सिग्मा बंद होते हैं इसकी संरचना में। और जिसके पास 4 सिग्मा बंद है उसका संकरण क्या, sp3। मतलब किसकी ज्यामिति क्या हो जाएगी बेटा, चतुष्फलकीय। क्या ज्यामिति हो जाएगी, चतुष्फलकीय ज्यामिति हो जाएगी। क्लियर। चले इसी तरह से हम बात करते हैं इसकी MnO4- की। मैग्नीज के पास कितने इलेक्ट्रॉन, मैग्नीज के पास 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने ऑक्सीजन है, 4। एक ऑक्सीजन यहां पे आएगा, दूसरा ऑक्सीजन यहां पे आएगा,
तीसरा ऑक्सीजन माइनस आवेश के साथ और चौथा ऑक्सीजन भी माइनस आवेश के साथ। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो -1 और -1 ये दोनों मिलकर के -2 होंगे, तो -2 और यहां पे शेष रह जाएगा एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। इसी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ये जो MnO4 माइनस होता है ये अनुचुंबकीय होता है बेटा। क्या होता है? अनुचुंबकीय। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो अनुचुंबकीय होगा। अच्छा, एक चीज यहां पे मैं आपको और बता दूं, इसका जो रंग होता है मैंने क्या बताया? पिंक पर्पल, डार्क पिंक पर्पल, गुलाबी रंग, ये वाला रंग ये प्रदर्शित करता है। अब इसका कारण क्या होता है? देखो इसका कारण क्या होता है? इसका कारण बहुत सिंपल सा है, क्योंकि देखो मैग्नीज के पास यहाँ पे जो 7 इलेक्ट्रॉन है वो तो भैया क्या कर रहे हैं? बंध निर्माण में भाग ले रहे हैं। ये युग्मित है, 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 ये युग्मित है। रंग प्रदर्शित करने के लिए डी संक्रमण का होना आवश्यक है, और डी संक्रमण तब होगा जब इसके पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन आप देखो यहाँ पे कहीं भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि इसकी बात करो तो यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए अनुचुंबकीय भी और रंगीन भी है। ये हरा रंग दिखाता है। लेकिन यहाँ पर क्या समस्या है? यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी नहीं है और ना ही हमको दिखाई दे रहे हैं, है ही नहीं यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, फिर भी ये रंग प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे बिना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के रंग प्रदर्शित करता है। क्यों? आवेश स्थानांतरण संकुल के कारण। आवेश स्थानांतरण संकुल के कारण ये रंग प्रदर्शित करता है। रंग प्रदर्शित करता है। इसका कारण ये रंग प्रदर्शित करता है, इसका कारण क्या? आवेश स्थानांतरण संकुल। अभी आवेश स्थानांतरण संकुल क्या होता है? देखो, क्योंकि मैग्नीज का ऑक्सीकरण अंक यहां पर है +7, क्योंकि मैग्नीज का ऑक्सीकरण अंक यहां पे है +7 का मतलब इसके पास 7 और 7 इलेक्ट्रॉन जो थे वो बंधन निर्माण में भाग ले चुके। इसके पास अब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है बंधन निर्माण के लिए, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसके जो डी कक्षक थे वो खाली। तो यहां से जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन अपने आवेश का स्थानांतरण किसमें करते हैं? मैग्नीज के रिक्त डी कक्षक में करते हैं। तो यहां से ऑक्सीजन के आवेश का स्थानांतरण कहां होगा? मैग्नीज की तरफ होगा। तो मैग्नीज के रिक्त कक्षकों के अंदर करता है। इसका कारण ये रंग प्रदर्शित करता है। इसका कारण क्या? आवेश स्थानांतरण संकुल। अभी आवेश स्थानांतरण संकुल क्या होता है? देखो, क्योंकि मैग्नीज का ऑक्सीकरण अंक यहां पर है +7, क्योंकि मैग्नीज का ऑक्सीकरण अंक यहां पे है +7 का मतलब इसके पास 7 और 7 इलेक्ट्रॉन जो थे वो बंधन निर्माण में भाग ले चुके। इसके पास अब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है बंधन निर्माण के लिए, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसके जो डी कक्षक थे वो खाली। तो यहां से जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन अपने आवेश का स्थानांतरण किसमें करते हैं? मैग्नीज के रिक्त डी कक्षक में करते हैं। तो यहां से ऑक्सीजन के आवेश का स्थानांतरण कहां होगा? मैग्नीज की तरफ होगा। तो मैग्नीज के रिक्त कक्षकों के अंदर ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन अपने आवेश का स्थानांतरण करेंगे। इसी को हम बोलते हैं आवेश स्थानांतरण संकुल। तो आवेश स्थानांतरण संकुल मतलब कि जितने भी ऑक्सीजन है, इन ऑक्सीजन के लोन पेयर मैग्नीज के रिक्त डी कक्षकों में भाग लेंगे, स्थानांतरित होंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे मैग्नीज के रिक्त डी कक्षकों में तो इसको हम बोलते हैं आवेश स्थानांतरण संकुल। क्या बोलते हैं बेटा? आवेश स्थानांतरण संकुल। इसी कारण से यहाँ पर क्या प्रदर्शित होता है? रंग। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसके रिक्त डी कक्षक में आ जाएंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उसके बाद में ये डी संक्रमण करेंगे,
या इसके बाद में कक्षकों के बीच संक्रमण करेंगे, तब जाकर के इसमें रंग प्रदर्शित होगा। आपको एग्जाम में बस इतना ही लिखना है, आपको इसकी डेफिनेशन नहीं लिखनी है। डेफिनेशन ना तो हमारे सिलेबस में है, ना ही डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाती है, ना हमारे बोर्ड में, ना सिलेबस में, ना कहीं और। ध्यान रखना, इसकी डेफिनेशन कोई नहीं पूछता, लेकिन इस शब्द के बारे में जरूर पूछा जाता है। बस इतना सा ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, ये हो गई सारी कहानी इसकी यहां पर। अब हम बात करते हैं आगे की, इसके उपयोग की। पोटेशियम परमैंगनेट के यूजेस। देखो, पोटेशियम परमैंगनेट के यूजेस में आपको बता चुका हूं, ये दो प्रकार से उपयोग में आता है। ये ऑक्सीकारक के रूप में उपयोग में आता है और दूसरा विरंजी कारक के रूप में उपयोग में आता है। मेन इसके दो ही हैं, ऑक्सीकारक और विरंजी कारक। एक बात ध्यान रखना, जिसकी प्रवृत्ति ऑक्सीकारक होती है वो विरंजी कारक का काम जरूर करता है। कि मेनली दो प्रकार के यूजेस है विरंजी कारक, मुख्य रूप से मतलब कि रंग उड़ाने वाला, और दूसरा ऑक्सीकारक। ये रंग उड़ाने वाला है और दूसरा ऑक्सीकारक है। ध्यान रखना, जो यौगिक ऑक्सीकारक प्रवृत्ति प्रदर्शित करेगा ना, वो विरंजी कारक प्रवृत्ति जरूर प्रदर्शित करेगा। अगर आपको सारी बातें याद ना भी रहे तो आप अगर ये दो भी लिख के आ जाओगे ना, तब भी पूरे मार्क्स मिल जाएंगे आपको। और नीट एग्जाम और जेई के अंदर तो ऑप्शन के अंदर दे रखे होंगे, तो आप उसको सेलेक्ट कर ही सकते हो। चलिए, अब आते हैं भैया एक दूसरे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड, जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7। इसको हम क्या बोलते हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या भैया? पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब देखो यार, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है ना, इसका रंग जो होता है ये नारंगी रंग का होता है। किस रंग का होता है? नारंगी रंग का। इसके नारंगी रंग के होने का कारण भी क्या है? डीडी संक्रमण नहीं है, आवेश स्थानांतरण संकुल। इसका रंग भी किस कारण प्रदर्शित होता है? आवेश स्थानांतरण संकुल। अंग्रेजी में लिखना चाहो तो इसको हम बोलते हैं चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। इसको हम क्या बोलते हैं? चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। तो आवेश स्थानांतरण संकुल के कारण ये क्या रंग प्रदर्शित करता है। कारण यहां पर भी आपको सिमिलर वही बताना है जो कि हमने पोटेशियम परमैंगनेट में बताया था। ठीक है, इसका हमको डेफिनेशन ना तो पूछा जाएगा, ना हमको लिखना है, ना हमको याद रखना है, बिल्कुल नहीं। बस हमें ये ध्यान होना चाहिए कि भैया इसका रंग इस कारण प्रदर्शित होता है। चलिए, अब बात करें पोटेशियम परमैंगनेट की आगे। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात करें तो पोटेशियम डाइक्रोमेट में देखिए Cr2O7, ये 2 जो है, ये 2 चला जाएगा इसके ऊपर, तो ये हो जाएगा 2 पे माइनस। ये 2 चला जाएगा भैया Cr2O7 के ऊपर, यहां आ जाएगा 2 माइनस। ये है भैया डाइक्रोमेट आयन। कौन सा आयन है बेटा? ये डाइक्रोमेट आयन। इस डाइक्रोमेट आयन का निर्माण हमको ठीक उसी प्रकार से देखना है जैसे कि हमने पोटेशियम परमैंगनेट का देखा था। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था की बात करो तो जब आप इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे तो क्रोमियम पर आ जाएगा यहां +6। कितना आ जाएगा बेटा? +6। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है +6। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्रोमियम पर +6 आ जाएगा। चलिए, अब इसका सेकंड पार्ट है निर्माण की विधि। इसका निर्माण कैसे होता है? फॉर्मेशन। ठीक है, बहुत आसान है। रिएक्शन आपको बहुत सारी दिख रही है, लेकिन जितना मुश्किल ये दिख रहा है उतना मुश्किल एक्चुअल में है नहीं, बहुत आसान है। मैं आपको जो लिखवाऊं ना, आपको वही लिखना है नोट्स के अंदर। आपको ये सारा ना भी लिखना हो तो भी चल जाएगा। ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे 3 प्रकार के कंपाउंड हमें दिमाग में ध्यान रखना है। देखो, ये तो डाइक्रोमेट होता है, मैं यहीं पे लिखता हूं इसके सामने ताकि आप कंपेरिजन कर पाओ।
ये तो डाइक्रोमेट होता है। एक होता है यहां पर क्रोमेट, डाइक्रोमेट। एक होता है यहां पे क्रोमेटाइन। एक होता है डाइक्रोमेटाइन, एक होता है बेटा क्रोमेटाइन। क्रोमेटाइन में भी क्रोमियम पे ऑक्सीकरण अंक कितना होता है? +6 होता है। हमें 3 आयन ध्यान रखने, तो हम डाइक्रोमेट के निर्माण को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। डाइक्रोमेट, क्रोमेट, और एक होता है बेटा क्रोमाइट आयन। एक होता है क्या? क्रोमाइट आयन। एक होता है क्रोमाइट आयन। अगर ये 3 आयन आपको याद है तो आप डाइक्रोमेट का निर्माण आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, इन तीनों को हमको ध्यान रखना है। ध्यान रखना है यहाँ पे 2 क्रोमियम में, इसलिए डाइक्रोमेट बोलते हैं इसको। ठीक है, डाइक्रोमेट। अब देखो, इसका ऑक्सीकरण अंक अगर आप निकालना चाहो तो कितना आ रहा है? देखो, +6 और +3, ये आ जाएगा +3। हमें 3 आयन मुख्य रूप से याद रखने हैं, जो कि हमें डाइक्रोमेट का निर्माण करने में हेल्प करेंगे। एक क्रोमाइट, एक क्रोमेट, एक डाइक्रोमेट। इसके निर्माण में ऐसे ही होता है। ये जो आयरन क्रोमाइट है, इसको हम बोलते हैं आयरन क्रोमाइट। इसको हम क्या बोलते हैं? आयरन क्रोमाइट। आप देख सकते हैं यहां पर Cr2O4 दे रखा है, और ये Cr2O4 -2 के रूप में है। Cr2O4 -2 के रूप में है ना। इसको हम बोलते हैं क्रोमाइट आयन। क्या बोलते हैं? Cr2O4 -2 या 2- के रूप में। ये है आपका क्रोमाइट आयन। इस क्रोमाइट आयन की रिएक्शन हम करवाते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अब देखो, सीधी सी बात है, ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक ऑक्सीकारक है। ऑक्सीजन किसका काम करता है? ऑक्सीजन ऑक्सीकारक का काम करता है। जो ऑक्सीकारक होता है उसका स्वयं का क्या होता है? अपचयन। मतलब कि ये तो करेगा अपचयन और इसका कर देगा क्रोमियम का ऑक्सीकरण। क्रोमियम यहां पर होता है +3 के अंदर, +3 से इसका ऑक्सीकरण कर देगा ये +6 में। क्रोमाइट आयन है, यहां से सोडियम क्रोमेट बन जाएगा। अभी याद हो जाएगा, बिल्कुल बेफिक्र रहो, याद होगा। ठीक है, सोडियम क्रोमेट बन जाएगा ये। जब ये सोडियम क्रोमेट बनेगा तो यहाँ पे ऑक्सीकरण कितना हो गया? +6। मतलब कि ये क्रोमाइट से क्रोमेट, मतलब कि क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। इसके अलावा ऑक्सीजन की बात करो, ऑक्सीजन 0 में, 0 से जा रहा है। ऑक्सीजन किस में जा रहा है? -2 में। ऑक्सीजन किस में जा रहा है? -2 में। तो इसका मतलब ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का आप देख सकते हैं अपचयन हो रहा है। ऑक्सीजन के क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। तो इस तरह से आप पहले क्या बनाते हो? आपने बना दिया क्रोमेट। अब ये जो क्रोमेट होगा ना बेटा, ये जो क्रोमेट है, ये क्रोमेट अम्लीय माध्यम में डाइक्रोमेट में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? अम्लीय माध्यम में डाइक्रोमेट में। ये सोडियम डाइक्रोमेट, वो सोडियम क्रोमेट, ये सोडियम डाइक्रोमेट। जैसे ही सोडियम डाइक्रोमेट बनेगा तो ये बन गया आपका डाइक्रोमेट, जो कि हमको बनाना है। चलो मैं वापस से यहाँ पे आपको याद दिला रहा हूं। देखो, सबसे पहले हमने ले लिया Cr2O4 2-। ये है आपका क्रोमाइट आयन। ये क्या है आपका? क्रोमाइट आयन। क्रोमाइट आयन की रिएक्शन हमने किससे करवाई? Na2CO3 ऑक्सीजन की उपस्थिति में करवाई। ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीजन क्रोमाइट आयन का ऑक्सीकरण करेगा, क्योंकि क्रोमाइट आयन में क्रोमियम है +3 ऑक्सीकरण अवस्था में। +3 से ये बन जाएगा आपका +6। +3 से ये +6 में चला जाएगा। क्रोमाइट आयन से ये बन जाएगा क्रोमेट आयन। बात समझना बेटा ध्यान से। साथ ही साथ यहां पर
आपने अगर सोडियम ले रखा है, सोडियम क्रोमाइड ले रखा है, तो ये बन जाएगा सोडियम, ये बन जाएगा आपका सोडियम, हाँ ठीक है, आयरन क्रोमाइड, माफ करना, आयरन क्रोमाइड आपने ले रखा है, आयरन क्रोमाइड लिया था आपने, यहाँ आयरन ले रखा है और यहाँ सोडियम ले रखा है, तो ये बन जाएगा सोडियम क्रोमाइड बन जाएगा, ठीक है। और आयरन है तो आयरन के कारण Fe2O3 प्लस CO2 यहां पर बनती है, CO2 गैस निकलती है। ये जो क्रोमेट आयन है इसको आप आगे रिएक्शन करवाते हो अम्लीय माध्यम में। किसमें करवाते हो? अम्लीय माध्यम। जैसे ही आगे अम्लीय माध्यम में रिएक्शन करेगा तो ये जो क्रोमेट है, ये क्रोमेट आपका बदल जाएगा डाइक्रोमेट के अंदर। किस में बदल जाएगा? डाइक्रोमेट। तो ये बन गया सोडियम डाइक्रोमेट, ये बन जाएगा सोडियम डाइक्रोमेट। इस तरह से हम सोडियम डाइक्रोमेट का निर्माण करते हैं। सोडियम डाइक्रोमेट प्लस सोडियम प्लस, ये सब ना भी लिखो चल जाएगा, इतना भी लिखोगे तब भी आपका आंसर सही आएगा। तो ऐसे कर सकते हो। देखो मैं फिर बता रहा हूं, सबसे पहले कौन था? क्रोमाइट। क्रोमाइट की रिएक्शन हम कर रहे हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ O2 की उपस्थिति में। इससे क्या बनेगा? क्रोमेट बनेगा। क्रोमेट को अम्लीय परिस्थिति में क्रिया कराओगे तो डाइक्रोमेट बन जाएगा। ये बन गया डाइक्रोमेट। ये जो सोडियम डाइक्रोमेट है ये हमारा यहाँ पे निर्मित हो चुका है, लेकिन हमको सोडियम डाइक्रोमेट नहीं बनाना है, हमको क्या बनाना है? पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसे बनेगा? इसके रिएक्शन करवा दो KCl के साथ, बहुत आसान। ये सोडियम प्रतिस्थापित हो जाएगा इस पोटेशियम के साथ, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर। तो ये देखो सोडियम की जगह ले आओ पोटेशियम, तो ये हो जाएगा K2Cr2O7। ये बन गया आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट, जो कि हमें जरूरत है जिसकी। इस तरह से पोटेशियम डाइक्रोमेट का निर्माण होता है। तो ये पूरा मेथड जो कि आपको ध्यान रखना है। क्लियर? ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस ध्यान रखना यहाँ पे क्रोमाइट है, क्रोमाइट है, और क्रोमाइट किसके साथ लगा हुआ? आयरन के साथ। क्रोमाइट, क्रोमाइट से बनेगा क्रोमेट, और क्रोमेट से बनेगा डाइक्रोमेट। क्लियर? चलो अब आते हैं इनके कुछ गुण धर्मों पे। किस पे आते हैं? इनके गुण धर्मों पे। इसके गुण धर्म ध्यान रखना बहुत आसान है। देखो ये आपको लग बड़ा गंदा सा रहा है, लेकिन ये बहुत इजी। देखो इसको हम बोलते हैं क्या? क्रोमाइट। ये क्रोमाइट आयन है। अगर इसको मत देखो, इसको मत देखो, पहले इसको देखो, मैं जो बता रहा हूं। अगर क्रोमाइट आयन को अम्लीय परिस्थिति में क्रिया कराओगे तो क्या बनेगा? डाइक्रोमेट। अभी मैंने बताया था ना, सॉरी माफ करना, क्रोमेट। अरे यार मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? क्रोमेट। हाँ, तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना, क्रोमेट आयन, ये क्रोमेट आयन। मैंने आपको क्या बताया था? क्रोमेट आयन को अम्लीय परिस्थिति में क्रिया कराओगे डाइक्रोमेट बनेगा। तो क्रोमेट आयन को अम्लीय परिस्थिति में क्रिया कराओगे डाइक्रोमेट बनेगा। और अगर डाइक्रोमेट को क्षारीय परिस्थिति में क्रिया कराओगे तो क्रोमेट बनेगा। आसान है ना? याद करो, देखो कितना आसान है, कितना आसान है। क्रोमेट का अम्लीय परिस्थिति में डाइक्रोमेट, और इसको जब क्षारीय परिस्थिति में रखोगे तो क्रोमेट। समझ लो, क्रोमेट अम्लीय परिस्थिति के अंदर डाइक्रोमेट, और डाइक्रोमेट क्षारीय परिस्थिति के अंदर क्रोमेट। ऐसे बन जाएगा। और मान लो अगर डाइक्रोमेट को अगर अम्लीय परिस्थिति में आप ले जाते हो तो ये बना देगा Cr+3। तो अगर क्रोमेट को आप अम्लीय परिस्थिति में क्रिया कराओगे डाइक्रोमेट बनेगा, डाइक्रोमेट को भी अम्लीय परिस्थिति में कराओगे तो Cr+3 बनेगा, लेकिन डाइक्रोमेट को क्षारीय परिस्थिति में कराओगे तो क्रोमेट बनेगा। तो ध्यान रखना, क्रोमेट का अम्लीय परिस्थिति में डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट का क्षारीय परिस्थिति में फिर से क्रोमेट, क्रोमेट से डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट से क्रोमेट। तो क्रोमेट से अगर डाइक्रोमेट जाना है तो अम्लीय परिस्थिति, और डाइक्रोमेट से क्रोमेट आना है तो क्षारीय परिस्थिति। और अगर डाइक्रोमेट को अम्लीय परिस्थिति में करते हो तो फिर ये बन जाएगा Cr+। तो ये ध्यान रखिए। आपको यहाँ पर अगर ये सब कुछ याद ना रहे कोई दिक्कत नहीं है,
इनको बैलेंसिंग कैसे करते हैं ये मैं आपको रेडॉक्स केमिस्ट्री चैप्टर के अंदर पढ़ाऊंगा। इनकी बैलेंसिंग कैसे होती है ये इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। तो अगर आप बैलेंसिंग नहीं कर पाते हो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये देखिए, ये क्या है आपका डाइक्रोमेट है। डाइक्रोमेट मैंने आपसे क्या बात बोली, डाइक्रोमेट को अम्लीय परिस्थिति में क्रिया कराओगे तो क्रोमियम +3 बनेगा। डाइक्रोमेट अम्लीय परिस्थिति में क्रोमियम +3 देता है। डाइक्रोमेट अम्लीय परिस्थिति में क्रोमियम +3 देता है। तो ये यहां पर रिएक्शन भी है, आप इसको देख सकते हो। क्लियर। चल अब बात करते हैं हम आगे की। अच्छा, इसको बैलेंस करना चाहो तो भी आप कर सकते हो। वैसे कई बच्चों के दिमाग में बार बार चल रहा है सर बैलेंसिंग बताओ दो बताओ बताओ। अगर आप इसको बैलेंस करना चाहो तो कर सकते हो। देखो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे अम्लीय परिस्थिति के अंदर ये बदल जाएगा +3 में। बैलेंस करना चाहते हो तो देखो क्रोमियम 2 है तो यहाँ पे क्रोमियम 2 लिख लो। ऑक्सीजन अगर 7 है तो 7 ऑक्सीजन हमेशा 7 पानी के अणुओं से संतुलित होंगे। अगर वहां 7 ऑक्सीजन है तो देखो यहाँ पे मैं 7 पानी के अणु लिखूंगा तो 7 H2O 7 ऑक्सीजन आ जाएगा। अच्छा H+ कितने, 7 2 के 14, तो यहाँ पे H+ कितने आएंगे 14 आ जाए। देखो 14H+ Cr2O7 2- उत्पाद में 2Cr+ 7H2। ये तो हो गए परमाणु बैलेंस। अगर आपको इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना तो देखो कैसे आएगा, 14+ है और -2 टोटल 12+ है और यहाँ पे कितने, यहाँ पे 6+ है। तो अगर 12+ को 6+ के बराबर करना है तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दो। जैसे 12+ के अंदर, इस 12+ के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन 6+ में आएंगे। तो इस तरह से आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो, लेकिन अभी जरूरत नहीं है। अगर आपको समझ में आता ठीक है, नहीं तो हम इसको रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में बैलेंसिंग कैसे करते हैं वो डेफिनेटली वहां पे हम सीखने वाले हैं। क्लियर। चलो अब बात करते हैं इससे आगे की। Cr2O7 2- मतलब कि जो डाइक्रोमेट होता है ना बेटा, ये डाइक्रोमेट एक बहुत ही प्रबल ऑक्सीकारक है। डाइक्रोमेट प्रबल ऑक्सीकारक है, मतलब कि आपने ये चीजें ऑर्गेनिक में भी पढ़ी होंगी कि जैसे आपको 1 डिग्री अल्कोहल दे रखा है, ये 1 डिग्री अल्कोहल जब भी पोटेशियम परमैंगनेट या डाइक्रोमेट के साथ रिएक्शन करता है, 1 डिग्री अल्कोहल जब भी पोटेशियम परमैंगनेट या डाइक्रोमेट के साथ रिएक्शन करता है तो 1 और 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। यहाँ पे ये आपको मैं बता चुका हूं पहले भी। 1 डिग्री अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में हम इन 2 से परिवर्तित करते हैं। ये क्या है, ये प्रबल ऑक्सीकारक है। प्रबल ऑक्सीकारक का काम होता है वो दूसरे यौगिकों का ऑक्सीकरण करता है। तो अगर आपको ध्यान हो तो 1 डिग्री अल्कोहल को अगर मुझे ऑक्सीकृत करना है तो प्रबल ऑक्सीकारक का इस्तेमाल करूंगा तो ये अल्कोहल से एसिड में बदल जाएगा। जितने कार्बन का अल्कोहल है उतने ही कार्बन का यहाँ पे क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। ये होते हैं प्रबल ऑक्सीकारक। तो बस यहाँ पे हम वही बात कर रहे हैं। डाइक्रोमेट जो एक प्रबल ऑक्सीकारक है, जितने भी आयन है जैसे कि I- इसको ऑक्सीकृत कर देगा I2 में, ठीक है। H2S इसमें सल्फर को ऑक्सीकृत कर देगा, सल्फाइड को ऑक्सीकृत कर देगा सल्फर में। 3+2 ये ऑक्सीकृत हो जाएगा SN+4 में। Fe+2 ये Fe+2 ये ऑक्सीकृत हो जाएगा Fe+3 में। ये इनका ऑक्सीकरण का तरीका है। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं KMnO4 के साथ तो KMnO4 और इनका दोनों का काम बिल्कुल सेम है। अगर आपको KMnO4 याद हो तो पोटेशियम डाइक्रोमेट भी ऐसा ही कुछ करता है। अभी कंपैरिजन हम कर लेते हैं। देखो पोटेशियम परमैंगनेट क्या करता है, अगर आपको याद हो तो पोटेशियम परमैंगनेट भी Fe+2 को Fe+3 में बदलता है, याद आ रहा है। ये भी Fe+2 को Fe+3 में बदलता है। अम्लीय परिस्थिति में वो भी ऐसा करता है, ये भी अम्लीय परिस्थिति में ऐसा करता है। ये भी H2S को सल्फाइड को ये बदल देता है सल्फर में,
ये भी H2S को -2 में बदलता है। ठीक है, क्लियर। चलो, उसके अलावा आयोडीन हो गया, आयोडाइड को ये भी बदलता है आयोडीन में, ये भी आयोडाइड को किसमें बदलता है, आयोडीन में बदलता है। मतलब आप देख लो कि इसका जो फंक्शन है वैसा का वैसा फंक्शन इसका भी, ये जैसा काम करता है वैसा के वैसा ये भी काम करता है। दोनों प्रबल ऑक्सीकारक है। ये भी 1 डिग्री अल्कोहल को, अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद हो तो ये भी 1 डिग्री अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड बदलता है, और ये भी 1 डिग्री अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलता है। क्लियर। तो ये ध्यान रखना, ये दोनों में सिमिलरिटी है, दोनों में समानता। नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो इसको। ठीक है, चलिए। तो ये सारी कहानी है यहाँ पर पोटेशियम डाइक्रोमेट की, तो मैंने आपको ये बता दिया। चलिए, तो अगर मैं पूरी रिएक्शन लिखना चाहूं, देखो तो कैसे आएगी पूरी रिएक्शन। Cr2O72 माइनस प्लस Fe+2। मैंने क्या बोला, ये ऑक्सीकारक है। अम्लीय परिस्थिति के अंदर, अम्लीय परिस्थिति में ये बदल जाएगा आपका Cr+3 में, और ये वाला आपका बदल जाएगा किसमें, देखो Fe+2 बदल जाएगा Fe+3 में, ये बदल जाएगा Fe+3 में, ये हो जाएगी संपूर्ण अभिक्रिया। ध्यान रखना, अम्लीय परिस्थिति के अंदर Cr2O7-2 ये Cr+3 बदल जाएगा, Fe+2 Fe+3 बदल जाएगा। तो ये भैया कंप्लीट रिएक्शन है जो कि आपको ध्यान रखना है। अभी मैंने इसमें बैलेंसिंग नहीं कर रखी है, ना तो आवेश की ना परमाणु की, बट आपको इतना ध्यान रखना है, इतना अगर आपने अभी याद रखे तो आपका काम चल जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट Cr2O7 डाइक्रोमेट आपका फिनिश। डी ब्लॉक कंप्लीट हो चुका हमारा। अब बेटा हमको जो अगला पढ़ना है वो है एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये सब होने के बाद भी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक के लिए एनसीईआरटी फॉलो जरूर करनी चाहिए। मैंने जितना भी पढ़ाया है उसके अलावा आपको और पढ़ना है, और आपको रेफरेंस को यूज करना, तो आपको एनसीईआरटी जरूर करनी है। इसका आप एक्स्ट्रा कंटेंट पढ़ना चाहते हो, एक्स्ट्रा थ्योरी आप पढ़ना चाहते हो, तो एनसीईआरटी जरूर रेफर करें। दूसरी बात, कई बच्चों के दिमाग में आएगा, सर क्या आपने जो नोट्स लिखवाए वो सफिशिएंट नहीं है। बिल्कुल, मैंने जो नोट्स लिखवाए हैं वो अगर आप पढ़ लोगे तो भी आपका एग्जाम में काम बढ़िया से हो जाएगा। लेकिन 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 मैं फिर बोल रहा हूं, एग्जाम एक अनसर्टेन चीज है, अनसर्टेन घटना होती है जहां पे कुछ भी कभी भी पूछा जा सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है कई बार कि भैया एनसीईआरटी तो रेफरेंस है, एनसीईआरटी से बाहर भी पूछ लेते हैं कई बार, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमारे लिए फिर भी 99% केसेस में हम एनसीईआरटी को रेफर करके बेस्ट कर सकते हैं। चलो, अब हम आते हैं एफ ब्लॉक पर। किस पे आते हैं बेटा, एफ ब्लॉक पर। अगर बात करें हम एफ ब्लॉक की, तो यार देखो एफ ब्लॉक में स्थिति की बात करूं, एफ ब्लॉक की, तो एफ ब्लॉक की स्थिति आवर्त सारणी में कहां है। तो ध्यान रखना, एफ ब्लॉक की स्थिति आवर्त सारणी में अगर वर्ग के हिसाब से देखी जाए, वर्ग के हिसाब से देखी जाए तो थर्ड आएगा, वर्ग के हिसाब से थर्ड आएगा। और आवर्त देखी जाए, किन किन आवर्तों में ये उपस्थित है ये देखा जाए, तो आवर्त 6th और 7th आवर्त, इन दो आवर्तों में ये उपस्थित होता है। तो एफ ब्लॉक तत्व 6th और 7th आवर्त में उपस्थित है। 6th आवर्त के एफ ब्लॉक तत्व को हम बोलते हैं लेंथेनाइड के तत्व, और 7th आवर्त के तत्व को हम बोलते हैं एक्टिनाइड के तत्व। 6th आवर्त के लेंथेनाइड, 7th आवर्त के एक्टिनाइड। यहां पे हमारे पास दो हैं, 6th आवर्त में पाए जाने वाले एफ ब्लॉक के तत्व लेंथेनाइड, और 7th आवर्त में पाए जाने वाले एफ ब्लॉक के तत्व एक्टिनाइड। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, शायद पिछली क्लास में मैंने आपको ट्रिक नहीं बताई थी डी ब्लॉक के एलिमेंट की, वो मैं बताता हूं। देखो मुझे लगता है 3D श्रृंखला में किसी को कोई ट्रिक की जरूरत होगी
स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो इसमें तो मुझे लगता नहीं किसी को कोई समस्या होगी। वैसे मैंने इनको याद करने की ट्रिक आवर्त सारणी चैप्टर में भी बताई थी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे फिर बता देता हूं। 4D सीरीज जो है उसको याद करना हमें आना चाहिए। अब देखो इसका ट्रिक है, Y का मतलब इट्रियम, यार, जरा, निभाना, मोहब्बत, ठीक है, एमओ मोहब्बत, ताकि रूठे रहे पड़े आज चंद्रकांत। यार जरा निभाना मोहब्बत ताकि रूठे रहे बड़े आज चंद्रकांत। ये तो इसको याद करने की ट्रिक है। इट्रियम, जर्कोनियम, नायबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, लुथीनियम, रोडियम, पैलेडियम, अर्जेंटम और कैडमियम। 5D की ट्रिक है, ला, हफ्ता, वरना, रे, उस, इरिटेटिंग, पाताल लोक में और मर जा। ठीक है, ये इसकी ट्रिक है। मैं एक सही कर लेता हूं, रीनियम। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखें, देखो, ला, हफ्ता, वरना, रह उस, इरिटेटिंग, पाताल लोक में और मरकरी, मरकरी मतलब कि मर जा। एक बार मैं एलिमेंट के नाम भी बोलता हूं, लेंथेनम, हैफनियम, टेंटेनम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी। ये है भैया इनको याद रखने की ट्रिक। इसके अलावा बात करें अगर 6D की, 6D में कोई समस्या है नहीं, क्योंकि एक्टिनियम के बाद में ये होता है आपका 89 ना, यहां पे सीधा आता है 104। तो 104 के लिए हम लिखते हैं 1 का मतलब अन, 0 का मतलब नील और 4 का मतलब होता है क्वाडियम। अननील पेंटियम, अननील हेक्सियम, अननील हेक्सियम के बाद सेप्टियम, अननील ऑक्टियम, अननील इनियम, है ना। तो ये अननील इनियम, ठीक है। फिर आ जाएगा अन नीलियम, ठीक है। 112 के लिए हम क्या लिखते हैं, 111 के लिए हम क्या लिखते हैं, अनियम। और 11 ये 110 111 112 इसको हम लिखते हैं बाइयम। ये हो जाएंगे सारे एलिमेंट 105 106, ये आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर से आते हैं, 107 108, इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये इनको याद रखने की ट्रिक है जो कि आपको ध्यान रखनी है। चले हम आते हैं फिर से यहां पर, लेंथेनाइड कहां से कहां तक होते हैं, लेंथेनाइड होते हैं सीरियम 58 से ल्यूटेशियम 71 तक। कहां से कहां तक होते हैं, सीरियम 58 से ल्यूटेशियम 51 तक। और बात करें एक्टिनाइड की, तो एक्टिनाइड कहां से कहां तक होते हैं, थोरियम 90 से लॉरेंसियम 103 तक। तो ये लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के बारे में यहां पर हमने सीरीज बता रखी। इनको भी याद रखने की ट्रिक हम देखेंगे, क्या क्या याद रखने की ट्रिक होती है एक बार, लेकिन आप इतना ध्यान रखो 58 से 71 ये कितने एलिमेंट है, 14 तत्व। 14 कितने तत्व हैं कुल, ये कुल 14 तत्व हैं बेटा। ये कितने तत्व हैं, ये भी है कुल 14 तत्व। दोनों में 14 तत्व हैं, ये आपको ध्यान रखना। लेंथेनाइड को हम 6 आवर्त के अंदर, एक्टिनाइड को हम 7th आवर्त में रखते हैं। इनको हम रेयर अर्थ मेटल भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं वो भी हम बाद में बात करेंगे।
एक बार इतना नोट कर लो। तो यहां तक की बात आपने नोट कर ली होगी। चलिए अब हम बात करते हैं आगे की। अगला जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, और कौन कौन से तत्व इसके अंदर हैं उसकी हम बात करेंगे। देखो दो प्रकार की सीरीज है हमारे पास, एक लेंथेनाइड एक एक्टिनाइड। पहले हम लेंथेनाइड के बारे में देख लेते हैं, फिर हम एक्टिनाइड पे भी आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की हम बात करें तो देखो लेंथेनाइड इनका विन्यास होता है लेंथेनाइड का विन्यास होता है ज़ीनोन 4f 1 to 14 5d 0 या 1 6s2, ये विन्यास होता है यहाँ पे। ठीक है, 4f 1 to 14 5d 0 to 0 या 1 और 6s2। ठीक है, ये लेंथेनाइड का। अच्छा एक्टिनाइड की बात करें, एक्टिनाइड का विन्यास होता है रेडोन। आखिरी गैस कौन सी आएगी? ज़ीनोन के नीचे कौन सी आती है? रेडोन। तो ज़ीनोन के नीचे आती है रेडोन 5f 1 to 14 5f 1 to 14 6d 0 या 1 7s2। ठीक है, तो ये हो जाएगा भैया एक्टिनाइड का विन्यास। इनके सामान्य विन्यास ही। ठीक है, अब इनमें सबसे पहले हम देखेंगे लेंथेनाइड के बारे में। चलिए, तो लेंथेनाइड में कौन कौन है? तो देखो लेंथेनाइड में हम शुरू करते हैं कहां से? सीरियम से। तो सीरियम, प्रोजियोडियम, नायोडीमियम, सेमेरियम, ठीक है, इसमें एक को और करेक्शन कर लेना, प्रोमिथियम आएगा यहाँ पे, फिर आएगा सेमेरियम। ठीक है, तो यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोजियम, होलोमियम। तो सीरियम, प्रोजियोडियम, नायोडीमियम, प्रोमिथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोजियम, होलोमियम। ठीक है, अर्बियम, थोलियम, इटर्बियम, और यहां पे हम लिखेंगे ल्यूटेशियम। ठीक है, इनको याद कैसे करना वो भी मैं आपको बताऊंगा। 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71। ठीक है, अब इसको याद कैसे करना है? देखो मैंने जो ट्रिक बना रखी है वही ट्रिक आप भी बना सकते हो। देखो सीरियम को सरफिरा, सीरियम को सरफिरा, ठीक है, सरफिरा, फिरे को नीचे कर लो। चलो यार, इसको हम एक काम करते हैं, सिंगल में ही कर लेते हैं, सरफिरा, सरफिरा। तो देखो सीरियम, प्रोजियोडियम, नायोडीमियम, नादिया, ये मैंने ट्रिक बना रखा है इसका। ठीक है, नादिया के प्रेम में समाया, सरफिरा नादिया के प्रेम में समाया। यूरोप, तो देखो मैंने एक पार्ट यहाँ का बनाया, मैंने एक पार्ट इन 5 का बनाया, इन 5 को याद करने का। सरफिरा नादिया के प्रेम में समाया, यूरोप के गधे गैडोलिनियम, यूरोप के गधे तब डायन हो गए। मतलब कि देख रहे हो मैंने टुकड़ों में बांट दिया है कि भैया सरफिरा नादिया के प्रेम में समाया, यूरोप के गधे तब डायन हो गए,
ये मैंने याद रखने का अपना तरीका बनाया। और अर्बियम, अर्बियम ER को हम बोलते हैं अर्बियम। और थूलियम, तुम, ये भी और तुम ये भी लुटा दिए, ल्यूटेशियम लुटा दिए। सर फिर नादिया के प्रेम में समाया, यूरोप के घर तब डायन हो गए और तुम ये भी लुटा दिए। ये हो जाएगा, ये याद करने का तरीका, ठीक है। अब इन सबके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमको लिखना है। क्या लिखना है भैया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ध्यान रखना है आपको। ज़ीनोन 4f1 5d1 6s2। तो सीरियम का होता है 4f1 5d1 6s2। ल्यूटेशियम का होता है ज़ीनोन 4f14 5d1 6s2। तो देखो आपको जैसे मैंने बताया था ना, लेंथेनाइट जितने भी उनमें 4f1 to 14 5d 0 या 1, मतलब कुछ ऐसे होंगे जिनमें 0 होंगे इलेक्ट्रॉन और कुछ ऐसे होंगे जिनमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा। 6s2 तो ये कॉमन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मतलब 4f में 1 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो सीरियम में आ गया 1 इलेक्ट्रॉन और यहां पे आ गया 14 इलेक्ट्रॉन। तो 4f1 से लेकर के 4f14 यहां तक के इलेक्ट्रॉन हमको यहां देखने को मिलते हैं, ठीक है। सभी में आपको ज़ीनोन तो लगा नहीं है, तो ज़ीनोन तो सब में आ ही जाएगा। ज़ीनोन 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 सब में ज़ीनोन लगाना है। एक बार आप सब में लगा दो ज़ीनोन, ठीक है। अब देखो ये 4f1 है, ठीक है, 5d1 है, 6s2। अब ध्यान रखना यहाँ पे, अगर ये 4f1 है तो यहाँ पे होना चाहिए था, हमें लगता है यहाँ पे होना चाहिए था 4f2 5d1 6s2। हमें ऐसा लगता है यहाँ 4f1 है, यहाँ 4f2 होना चाहिए। यहाँ पे 4f3 होना चाहिए 5d1 6s2। 4f3 के बाद 4f4 होना चाहिए 5d1 6s2। यहाँ पे 4f5 होना चाहिए, यहाँ पे 4f6 होना चाहिए, यहाँ पे 4f7 होना चाहिए, 4f8। हमें ऐसा लगता है, लेकिन यहाँ पे बस ये ध्यान रखना आपको, जैसे आप यहाँ पे 4f1 लिखते हैं ना, 4f1 के बाद में हमारी एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पे 4f2 आना चाहिए, लेकिन होगा क्या, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां से निकल करके यहां चला जाएगा। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन निकल करके यहां आ जाएगा। तो देखो क्या होगा, अब देखो एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके यहां आ जाएगा, तो 2 यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन में 2 में 1 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 3, ये 0। यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, 3 में 1 जुड़ा तो 4, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ आ गया 5, 0 0। 4f6 0 6s2। 4f7 5d 0 6s2। गैडोलिनियम जो है इसमें भी 4f7 ही रहेगा। 8 क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये विन्यास अर्धपूरित चाहता है, इसको अर्धपूरित विन्यास मेंटेन करना है, ये अर्धपूरित विन्यास चाहता है, इसीलिए 7 की जगह 8 नहीं होगा। जो 8वां इलेक्ट्रॉन है वो प्रवेश करेगा इस 5d में, 6s2। क्लियर? अब देखो, अब जब आप टर्बियम में आओगे तो ये वाला एक इलेक्ट्रॉन, अब देखो यहाँ पे होना क्या चाहिए, अब यहाँ पे होना चाहिए 4f8, 7 के बाद में 8 आना चाहिए, यहां पे आना चाहिए 1, यहां पे आना चाहिए 2, होता है ना। लेकिन यहां पे अब क्या होगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके यहां चला जाएगा, तो 8 + 1 ये 9 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो बस कर लो,
ये 9 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 4f9 के बाद 4f10 5d0 6s2 4f11 5d0 6s2 4f12 5d0 6s2 4f13 5d0 6s2 4f14 5d0 6s2 और इसका तो हमने लिख लिया। एक बात ध्यान रखना, केवल 3 एलिमेंट ऐसे हैं सीरियम, केवल 3 एलिमेंट ऐसे हैं। एक बात ध्यान रखना, केवल 3 एलिमेंट सीरियम, गैडोलिनियम और ल्यूटेशियम, ये 3 ऐसे हैं जिनके 5d में एक इलेक्ट्रॉन है। देख लो, ध्यान से देखो, ये केवल 3 ही ऐसे हैं जिनके 5d में एक इलेक्ट्रॉन। ये देखो 5d में एक इलेक्ट्रॉन, गैडोलिनियम 5d में एक इलेक्ट्रॉन और 5d में एक इलेक्ट्रॉन। केवल 3 ही ऐसे हैं जिनके 5d में एक इलेक्ट्रॉन है, बाकी किसी के भी 5d में एक इलेक्ट्रॉन नहीं। तो ये ध्यान रखना, केवल 3 लोग, कौन कौन? सीरियम, गैडोलिनियम और ल्यूटेशियम। तो इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं, मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूं। चलो, सीरियम के 5d में एक इलेक्ट्रॉन है, गैडोलिनियम के 5d में एक इलेक्ट्रॉन है और ल्यूटेशियम के 5d में एक इलेक्ट्रॉन है। इन 3 में ही एक इलेक्ट्रॉन, बाकी सबके 5d में 0 0 0 0 0 0 ये इलेक्ट्रॉन है। चलिए, अब हम बात करते हैं आगे की, ठीक है। इन सब की स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है ना बेटा, इन सब की स्थायी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। इन सब की सामान्य स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? +3। मतलब कि यहां से आपको 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो +3 मिलेगा। तो सीरियम +3 क्या हो जाएगा? सीरियम +3, यहां से 2 निकल गए, यहां से 1 निकल गया, तो इसका विन्यास क्या हो जाएगा? 4f1। तो जब भी आप सीरियम +3 के रूप में प्रदर्शित करोगे, सीरियम +3 होने पर विन्यास क्या हो जाएगा? 4f1। क्लियर? चलो, सीरियम +3 होगा तो विन्यास 4f1 होगा। चलिए, बहुत बढ़िया। अब प्रोजोडियम +3, अगर इसमें +3 है, मतलब कि 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, 2 यहां से निकलेगा, 1 यहां से निकलेगा, तो 4f2 आएगा। ठीक है, तो 2 यहां से और 1 यहां से, 4f2 हो जाएगा। यहां पे अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकालने तो 2 यहां से और 1 यहां से, 4f3 आ जाएगा। यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन निकालने तो 2 यहां से 1 यहां से, 4f4 आ जाएगा। यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन निकालने तो 2 यहां से 1 यहां से, 4f5 आ जाएगा। इन सब की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी होती है? +3। +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करो, 4f5 आ जाएगा। अच्छा, यूरोपियम की बात करें तो 2 और 1 यहां से 3, 4f6 आ जाएगा। इसकी बात करें, देखो गैडोलियम की बात करें, 2 और 1 यहां से, 4f7। इसकी बात करें तो 2 और 1 यहां से, 4f8। 2 और 1 3। डिस्प्रोजियम की बात करें, 2 और 1 3, 4f9। राइट, 2 और 1 यहां से, 4f10। 2 और 1 यहां से, 4f11। 2 और 1 यहां से, 4f12। 2 और 1 यहां से, 4f13। 2 और 1 यहां से, 4f14। इसका +3 ऑक्सीकरण अवस्था में 4f14 हो जाएगा। एक चीज गौर करिए, सभी की +3 ऑक्सीकरण अवस्था में 1 से लेकर के 14 तक लगातार विन्यास है। 4f1, 4f2, 4f3, 4f4, 4f5, 4f6, 4f7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। इन सभी की +3 ऑक्सीकरण अवस्था जो है, उनमें विन्यास जो है वो लगातार आ रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर ये सारी कहानी है जो कि आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? चल, नोट करना चाहते हैं, नोट कर लो फटाफट। ठीक है, चलिए अब यहां पे एक और स्पेशल पॉइंट लिखना है। सीरियम +3
रंगीन होता है। या आप ये लिख लो, सीरियम प्लस सी छोड़ो, आप ये लिख लो, चलो मैं जो आपको बता रहा हूँ वो स्टेटमेंट, ताकि वो सबके लिए जाएगा। लगभग सभी लेंथेनाइड प्लस 3 ऑक्सीकरण अवस्था में रंगीन होते हैं। FF संक्रमण के कारण। लगभग सभी लेंथेनाइड प्लस 3 ऑक्सीकरण अवस्था में रंगीन होते हैं FF संक्रमण के कारण, है ना। इसको लिख लो, FF संक्रमण के कारण, ठीक है। जैसे कि उदाहरण, चलो उदाहरण लेते हैं, इसको हम समझते हैं। सीरियम प्लस 3, चल नोट करना चाहते हैं, नोट कर लो फटाफट, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक और स्पेशल पॉइंट लिखना है, सीरियम प्लस 3 रंगीन होता है। या आप ये लिख लो, सीरियम प्लस 3 छोड़ो, आप ये लिख लो, चलो मैं जो आपको बता रहा हूँ वो स्टेटमेंट, ताकि वो सबके लिए जाएगा। लगभग सभी लेंथेनाइड प्लस 3 ऑक्सीकरण अवस्था में रंगीन होते हैं। FF संक्रमण के कारण। लगभग सभी लेंथेनाइड प्लस 3 ऑक्सीकरण अवस्था में रंगीन होते हैं FF संक्रमण के कारण, है ना। इसको लिख लो, FF संक्रमण के कारण, ठीक है। जैसे कि उदाहरण, चलो उदाहरण लेते हैं, इसको हम समझते हैं। सीरियम प्लस 3, अब सीरियम प्लस 3 का विन्यास क्या, देखो सीरियम प्लस 3 का विन्यास 4F1, सीरियम प्लस 3 का विन्यास है जीनोन, जीनोन के बाद 4F1। इसके F कक्षक में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसके F कक्षक में है 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। यह दृश्य प्रकाश का अवशोषण करेगा। रंग कैसे प्रदर्शित होता है, F कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन, ऊपर वाला F कक्षक, नीचे वाला F कक्षक। इस F कक्षक की ऊर्जा क्या है, निम्न, और इस F कक्षक की ऊर्जा क्या है, उच्च। क्लियर। तो होगा क्या, दृश्य प्रकाश विबग्योर, दृश्य प्रकाश विबग्योर की आवृत्ति, किसी विशेष आवृत्ति का ये क्या करेगा, अवशोषण, और अवशोषण करके ये कहां जाएगा, ऊपर वाली कक्षा में। कहां जाएगा बेटा, ऊपर वाली कक्षा में। ये चला जाएगा उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में। तो अब परिस्थिति ऐसी हो गई, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ और नीचे वाली कक्षा खाली। जैसे ही ये यहाँ आएगा तो इसको हम बोलेंगे उत्तेजित अवस्था। उच्च ऊर्जा कक्षक में जब इलेक्ट्रॉन होगा, उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन होगा, कक्षक में इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसको हम बोलते उत्तेजित अवस्था। अब जब पुनः इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा तो क्या निकालेगा, दृश्य प्रकाश की आवृत्ति को उत्सर्जित करेगा, किसी न किसी आवृत्ति को उत्सर्जित करेगा। वो आवृत्ति विबग्योर में से कोई एक विशेष आवृत्ति हो सकती है, जिस आवृत्ति को उत्सर्जित करेगा उसी के हिसाब से हमको रंग दिखाई देगा। तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है, F से F में जा रहा है। इलेक्ट्रॉन F से F में जा रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, FF संक्रमण। इसको हम बोलते हैं FF संक्रमण। तो यहां पर सीरियम प्लस 3 रंग क्यों प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि सीरियम प्लस 3 के 4F में जो 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा ऊपर वाली कक्षा में, खाली कक्षा में, मतलब कि उत्तेजित अवस्था में पहुंच जाएगा। और जैसे ये पुनः यहाँ नीचे वाली कक्षा में आएगा तो विशेष
दृश्य प्रकाश की आवृत्ति का उत्सर्जन करेगा, जिस आवृत्ति का उत्सर्जन करेगा वही रंग हमको दिखाई देगा। तो दृश्य प्रकाश की किसी विशेष आवृत्ति का अवशोषण करेगा, पहले ऊपर जाएगा और फिर जब पुनः नीचे आएगा तो किसी ना किसी विशेष दृश्य प्रकाश की आवृत्ति का उत्सर्जन करेगा। जिस आवृत्ति का उत्सर्जन करेगा वही रंग आपको उस आयन का दिखाई देगा। तो ये ध्यान रखना आपको कि भैया रंगीन क्यों होते हैं, एफएफ संक्रमण के कारण। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देखो, ये एफएफ संक्रमण कर रहा है क्योंकि इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो एफएफ संक्रमण भी करता है, क्यों? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण। तो ये जरूर ध्यान रखना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ये क्या करेगा, एफएफ संक्रमण करेगा। तो ये सारी कहानी है जो आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब हम आते हैं इससे आगे की बात पे। उससे पहले आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, हम भी ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो उसके बारे में भी कमेंट करेंगे, सीरियम+3 और दूसरे जितने भी उनके बारे में, तो एक बार नोट कर लो। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सीरियम+4 एक अच्छा ऑक्सीकारक होता है। सीरियम+4 एक अच्छा ऑक्सीकारक होता है। जो ऑक्सीकारक है उसका स्वयं का क्या होगा, अपचयन। सीरियम+4 एक अच्छा ऑक्सीकारक है और जो ऑक्सीकारक होता है उसका क्या होता है, अपचयन। जो भी ऑक्सीकारक होगा उसका अपचयन होगा। तो ये है आपका ऑक्सीकारक, इसका होगा अपचयन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा ये, तो ये बदल जाएगा सीरियम+3 में। ऐसा क्यों? क्योंकि सीरियम+3 सबसे ज्यादा स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती है लेंथेनॉइड की। तो जैसा कि हमने देख लिया कि भैया स्थायी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी, +3। इसीलिए सीरियम+4 जो है वो तुरंत इमीडिएट बदल जाएगा किसमें, +3 में। एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ये बदल जाएगा +3 में। तो ध्यान रखना सीरियम+4 एक अच्छा ऑक्सीकारक है। क्यों? क्योंकि सीरियम+4 की प्रवृत्ति होती है ज्यादा स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था में जाने की। भाई कोई भी सिस्टम क्या जाता है, ज्यादा स्थायी अवस्था प्राप्त करे। सीरियम+4 से ज्यादा स्थायी कौन है, सीरियम+3। तो इसका मतलब सीरियम+4 क्या ट्राई करेगा, सीरियम+3 में बदलने की ट्राई करेगा। इसको अगर इसमें बदलना है तो इसको इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना होगा, और अगर ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा इसका हो जाएगा अपचयन। जिसका अपचयन होता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीकारक। तो सीरियम+4 एक अच्छा ऑक्सीकारक है। क्यों? क्योंकि सीरियम+4 की प्रवृत्ति होती है ज्यादा स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था में जाने की, और वो कौन सी है, +3। अब ज्यादा स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था में कब जाएगा, जब सीरियम+4 एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, मतलब कि उसका अपचयन होगा, और जिसका अपचयन होता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीकारक। तो इसीलिए भैया सीरियम+4 एक अच्छा ऑक्सीकारक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम लेंथेनाइड की रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। लेंथेनाइड की रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, क्योंकि यहां पर नहीं, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। देखो मैं काम करता हूं, लेंथेनाइड को मैं एक सामान्य प्रतीक चिन्ह Ln से प्रदर्शित करता हूं। लेंथेनाइड को मैं Ln से प्रदर्शित करता हूं, ठीक है। चलो तो मैं लेंथेनाइड को प्रदर्शित करता हूं Ln से, और इसकी क्रिया मुझे करवानी अलग अलग यौगिकों के साथ। तो जैसे सबसे पहले मुझे इसकी क्रिया करानी पानी के साथ, ठीक है। फिर मुझे इसकी क्रिया करानी है नाइट्रोजन के साथ, फिर मुझे इसकी क्रिया करानी है हैलोजन के साथ, फिर मैं इसकी क्रिया कराऊंगा सल्फर के साथ, फिर मैं इसकी क्रिया कराऊंगा HCl के साथ। ऐसे अलग अलग यौगिकों के साथ हम इसकी क्रिया कराएंगे। बस आप एक चीज ध्यान रखना कि लेंथेनाइड जितने होते हैं ना, इन पे ऑक्सीकरण अंक +2 होता है। अगर आपको इसका ऑक्सीकरण अंक पता होगा, सामान्य ऑक्सीकरण अंक, तो रिएक्शन करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। और क्या रिएक्शंस होंगी हम यहाँ पे रफ में यहाँ पे लिख रहा हूं, मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा, हम उसको यहाँ पे देखेंगे। देखो जितने भी लेंथेनाइड है सब पर क्या है, +3 आवेश, ठीक है। पानी के 2 भाग है, एक H+ है, दूसरा OH- है। लेंथेनाइड +3 जो है ये जाकर के जुड़ जाएगा OH- से। Ln+3 और OH- ये दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, देखो
ये दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, ये जो 1 है 1 यहां आ जाएगा और 3 यहां आ जाएगा। देखो क्या बन गया, LnOH, ये 3 यहां ले जाओ, होल थ्राइस प्लस। अब क्या बच गया, हाइड्रोजन बच गया। हाइड्रोजन का कितना परमाणु, एक, हाइड्रोजन का एक परमाणु बच गया। तो H2 के रूप में हाइड्रोजन का एक परमाणु, हाफ H2 का मतलब क्या होता है 1, तो 1 आ गया। चलो ये बन गया। अब आते हैं इस पे, लैंथेनॉइड पे है +3, नाइट्रोजन का सामान्य ऑक्सीकरण होता है -3। बहुत अच्छी बात है। ये वाला 3 यहां आएगा, ये वाला 3 यहां आएगा, तो Ln3n3, 3 से 3 गया तो यहां से बच जाएगा Lnn, ये बन जाएगा। यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा Ln कैपिटल N, लैंथेनॉइड नाइट्राइड बन जाएगा। चलो हैलोजन की बात करें तो देखो, लैंथेनाइड पे आवेश है +3, हैलोजन पे होता है सामान्य आवेश -1, ये 1 यहां आएगा, ये 3 यहां आएगा, Lnx3 तो बन जाएगा Lnx3, तो ये आ जाएगा Lnx3। चलिए सल्फर के साथ बात करते हैं, Ln+3 प्लस सल्फर। सल्फर पे सामान्य आवेश -2 होता है, क्यों, क्योंकि सल्फर ऑक्सीजन के परिवार का है। कौन से परिवार का है, ऑक्सीजन के परिवार का। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। ऑक्सीजन के परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनको -2 ऑक्सीकरण अवस्था से प्रदर्शित करते हैं, -2। ये 2 यहां आ जाएगा, ये 3 यहां आएगा, तो क्या बनेगा Ln2, ये 3 सल्फर के नीचे जाएगा तो Ln2s3। Ln2s3। लास्ट क्या बच गया, HCl। चलो HCl को हम यहां सॉल्व करते हैं। देखो Ln+3 HCl। अब HCl के दो भाग है, H+ और Cl-, मतलब कि ये प्लस वाला किससे क्रिया करेगा, माइनस से। तो Ln+3Cl-1, एक यहां जाएगा, 3 यहां जाएगा, LnCl3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, LnCl3। यहां बन जाएगा LnCl3 प्लस हाइड्रोजन कितना बचा, एक हाइड्रोजन। जब भी एक हाइड्रोजन बचेगा तो हम लिखते हैं 1/2 H2, ये गैस निकल जाएगी। इस तरह से यार देखो कितने सारे रिएक्शंस हमने एक पेज पर लिख ली। तो ये है भैया लैंथेनॉइड की क्या, केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, जो कि आपको ध्यान रखनी है। ये लैंथेनॉइड की केमिकल रिएक्शंस है, तो इसको नोट कर लो फटाफट जल्दी से। चल कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं। अब देखो लैंथेनाइड में हमने कौन कौन से हाइड्रोक्साइड देखे। देखो एक तो सीरियम हाइड्रोक्साइड है, सीरियम से आप कहां जाते हो, ल्यूटेशियम की तरफ। सीरियम से आप जा रहे हो ल्यूटेशियम की तरफ, ठीक है। सीरियम हाइड्रोक्साइड से ल्यूटेशियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहला प्रॉपर्टी हमको इनकी क्षारीयता के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, क्षारीयता। सीरियम हाइड्रोक्साइड से ल्यूटेशियम हाइड्रोक्साइड तक क्षारीयता बढ़ती है, घटती है, क्या होता है, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, बाएं से दाएं, मुझे एक बात बताओ, हमने आवर्त सारणी के अंदर क्या पढ़ा था, बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुणधर्म बढ़ता है या घटता है, आवर्त सारणी चैप्टर में। आप आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाओगे तो धातु बढ़ेंगे या अधातु बढ़ेंगे, अधातु बढ़ेंगे। धातु का गुणधर्म कम होगा, अधातु का गुणधर्म बढ़ेगा, धातु का लक्षण कम होता है। बाएं से दाएं जाते हो तो धातु का लक्षण क्या होता है, धात्विक लक्षण क्या होते हैं, कम होते हैं। और धात्विक लक्षण कम होंगे तो क्षारीयता भी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि क्षार कौन बनाते हैं, धातु। धातुओं के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड क्या बनाते हैं, क्षार, क्षारीयता घटेगी। चलो अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। सीरियम +3 से आप जा रहे हो ल्यूटेशियम +3, ठीक है। बाएं से दाएं जाने पर त्रिज्या क्या होगी बताओ, बाएं से दाएं जाने पर त्रिज्या क्या होगी, बाएं से दाएं जाने पर त्रिज्या घटती है, डिक्रीज होती है। यहाँ पे बाएं से दाएं जाने पर त्रिज्या क्या होगी, घटेगी। तो इनकी आयनिक त्रिज्या क्या होगी, घट जाएगी।
अच्छा, इसके बाद एक पॉइंट आता है सीरियम +3 से ल्यूटेशियम +3 जल योजन की प्रवृत्ति। जल योजन का क्या होगा? ठीक है, जल योजन का मतलब मैं आपको बता चुका हूं। जल योजन का मतलब है प्लस आवेश के चारों तरफ कौन होगा? पानी का अणु। पानी का अणु जब प्लस आवेश के चारों तरफ आ जाए, ये पानी का अणु, ये नाभिक के चारों तरफ कौन आ गया? इसको हम बोलते हैं बेटा जल योजन। क्या बोलते हैं इसको हम? जल योजन। ऐसे समझो कि यार इस धनायन को चारों तरफ किसने घेर लिया? पानी के अणु ने घेर लिया। देखो नाम से ही क्लियर है, जल योजन, जल का योग होना, मतलब कि जल के जितने भी अणु वो इससे क्या करेंगे? जुड़ जाएंगे। तो जल योजन को दो शब्दों में तोड़ दो, जल प्लस योजन। योजन मतलब कि योग करना, किसका? जल का। तो जल का योग किस पर होगा भैया? इस नाभिक पर, धनावेश पर। धनावेश के आसपास चारों तरफ कौन आ जाएंगे? पानी के अणु। अब आपको ये बात पता है कि बाएं से दाएं जाने पर त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या घटती है। बाएं से दाएं जाने पर त्रिज्या घटती है, और त्रिज्या जितनी छोटी होगी जल योजन का मान उतना ही ज्यादा होगा। जल योजन समानुपाती होता है धनावेश की, जल योजन व्युत्क्रमानुपाती होता है धनावेश की त्रिज्या के। तो ये ध्यान रखना, जल योजन हमेशा धनावेश की त्रिज्या की क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। जितना छोटा धनावेश होगा, आकार जितना छोटा होगा, धनावेश का आकार, धनायन का आकार जितना छोटा होगा उतना ही जल योजन ज्यादा होगा। ये जितना छोटे आकार का होगा उतना ही जल योजन ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, धनायन की त्रिज्या। तो हम यहाँ लिखेंगे धनायन की त्रिज्या। आर का मतलब धनायन की त्रिज्या। धनायन की त्रिज्या जितनी कम होगी, बाएं से दाएं जाने पर धनायन की त्रिज्या क्या होती है? घटती है। जितनी कम त्रिज्या होगी उतना ही जल योजन ज्यादा होगा। मतलब कि बाएं से दाएं जाने पर जल योजन क्या होता है? बढ़ता है, हाइड्रेशन इंक्रीज होता है। तो ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, नोट कर लो फटाफट जल्दी से। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। ठीक है, अच्छा बात करें एक्टिनोइड्स की। एक बात ध्यान रखना, लैंथेनोइड की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? +3। एक्टिनाइड की भी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? +3। एक्टिनाइड की भी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती? +3 होती। ठीक है, लेकिन अंतर क्या है मैं बताता हूं। लेकिन एक्टिनाइड में परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने की क्षमता लैंथेनाइड की तुलना में ज्यादा होती है। दोनों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था तो दोनों की +3 है, लेकिन जो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था है, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था मतलब कि एक से ज्यादा प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति जो है वो एक्टिनाइड में ज्यादा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक्टिनाइड में 5F तथा 6D की ऊर्जाओं का जो अंतर होता है वो कम होता है किसकी तुलना में? लैंथेनाइड की 4F तथा 5D की ऊर्जाओं के अंतर की तुलना में। तो एक्टिनाइड का जो 4F, 5F और 6D की ऊर्जाओं का अंतर है, ऊर्जाओं का अंतर देखो 5F और 6D की ऊर्जाओं का अंतर बहुत कम होता है। अगर आप 5F से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो तो 6D से भी निकाल सकते हो, क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस कम है। इसीलिए आप 5F के इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करोगे ऑक्सीकरण अवस्था में तो 6D की भी करोगे, तो एक से ज्यादा प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था दिखाई देगी। लेकिन हो क्या रहा है, लैंथेनाइड के अंदर क्या हो रहा है, 4F और 5D के बीच में गैप इतना ज्यादा है, तो एक्टिनाइड में गैप कम है, तो 5F से निकलेंगे एक्टिनाइड में तो 6D से भी निकलेंगे। लेकिन लैंथेनाइड में 4F और 5D के बीच में गैप ज्यादा है। अगर इलेक्ट्रॉन 4F से निकल भी गए या मान लो 5D से निकल भी गए
तो नीचे वाले से निकालना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि गैप ज्यादा है, एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा है। नीचे से इलेक्ट्रॉन निकालना इतना आसान नहीं है। तो हम यहाँ पे यही बात लिखेंगे, क्योंकि लेंथेनाइड के 4s तथा 5d कक्षकों में ऊर्जा का अंतर एक्टिनाइडों के 5f तथा 6d कक्षकों के बीच ऊर्जा अंतर से ज्यादा होता है। अतः लेंथेनाइड कम परिवर्ती ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करते हैं, जबकि एक्टिनाइड ज्यादा परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया आपका चैप्टर फिनिश, ठीक है, एंड। अब आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं, चैप्टर एंड। आपको क्या करना है, मैंने वैसे सारी चीजें आपको जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो बता दी है, लेकिन इस चैप्टर को आपको स्पेशली एनसीईआरटी से रेफर करना, इससे आपको रीडिंग लगानी, ठीक है। तो एनसीईआरटी से आप रीडिंग जरूर लगाएं, क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूं अगर आप यहां से रीडिंग नहीं लगाएंगे तो चीजें हमारी पूरी कंप्लीट नहीं हो पाएंगी। तो एनसीईआरटी की रीडिंग बहुत जरूरी है, चाहे मैंने पी ब्लॉक पढ़ाया हो तब भी एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी, चाहे मैं डी ब्लॉक पढ़ाऊं तब भी लगानी, और डी ब्लॉक के बाद में हम जब कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तब भी आपको उसकी रीडिंग लगानी है। क्योंकि एनसीईआरटी में जितने भी इंपॉर्टेंट जितने भी आपको लाइंस दे रखी, लाइन बाय लाइन जो भी चीजें दे रखी वो सारी हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप इसको एनसीईआरटी से जरूर पढ़ें। चल अब आते हैं भैया क्विज पर। क्विज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्न में से कौन अनुचुंबकीय है? जिंक +2, स्कैंडियम +3, कॉपर +2 या सभी? चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते। त्रिज्या का सही क्रम है जर्कोनियम की ज्यादा हैफनियम से, दोनों की बराबर या लगभग बराबर, जर्कोनियम की कम हैफनियम से, इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। जिंक +2, देखो जिंक +2 का विन्यास अगर आप गौर करेंगे तो 3d10 आता है। 3d में 10 इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन क्या है? युग्मित है। स्कैंडियम +3 इसका विन्यास देखेंगे, इसमें भी सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित है। इवन मैं तो कह रहा हूं कि इसमें इलेक्ट्रॉन 3d के अंदर होते ही नहीं है, 4s में भी नहीं होते। आर्गन वाला विन्यास होता है इसका, और आर्गन में सारे इलेक्ट्रॉन क्या है? युग्मित। कॉपर +2 की बात करें तो 3d9 विन्यास है इसका,
और 3d9 मतलब कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होता है, अनुचुंबकीय। ठीक है, तो आंसर सी आ जाएगा। त्रिज्या का सही क्रम है स्कैंडियम टाइटेनियम, ट्रियम जर्कोनियम और लैंथेनम हैफनियम। आपको बताया कि 4d और 5d की त्रिज्या लगभग समान होती, बड़ी छोटी होती नहीं, लगभग समान, तो आंसर आ जाएगा समान। ठीक है भी, चलिए तो हमने आज एफ ब्लॉक कंप्लीट कर लिया और साथ ही साथ हमने K2Cr2O7 और KMnO4 भी हमने पढ़ लिया है। पैनल पे आपको होमवर्क मिल जाएगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इनके PYQs। ठीक है, आज PYQs नहीं हो पाएंगे, एफ ब्लॉक हम कंप्लीट कर चुके हैं, ये वाला सेक्शन बचा हुआ। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बच्चों इतना